सो माय डियर एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो भी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं या आने वाले हैं, तो उनके लिए आप कीजिए, मेहनत कीजिए। और हम भी आपकी जो है उसी मेहनत के लिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो इसी तरह हमें सपोर्ट कीजिए। हमारे जो भी आने वाली वीडियोस होंगी और अभी जो भी है, प्लीज़ इन्हें जो है इनको आगे शेयर कीजिए। So, a very warm welcome to all of you over a very profound platform that is Law Arts Academy. So, my dear aspirants and students, again, this is your teacher advocate Samil Ading with our another new video. So, आज का टॉपिक हमारा फंडामेंटल राइट की जो हमारी जो इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज़ हम एक्चुअली जो हमारी स्टार्ट है, उसी में हम नेक्स्ट वीडियो उसमें जो है अब आज आपके सामने लाए हुए हैं। तो अभी तक जो भी मैंने फीचर्स पढ़ाए हुए हैं, 2 पढ़ाए हैं, 3 पढ़ाए हैं, आप लोगों को अच्छे से याद होगा। अब नेक्स्ट फीचर के ऊपर आप हम आते हैं। सो विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ डिले लेट्स मूव ऑन, क्योंकि टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ज़्यादा मैं अब जो है टाइम को वेस्ट नहीं करूँगा। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे आपने इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि आज मैं यहाँ पे अब थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा, स्लोली स्लोली। देखिए, मैंने मोस्टली जो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे वाइट बोर्ड पे जो भी मैं लिख के रखता हूँ, इससे पहले जो भी वीडियोस थी, उसके ऊपर मैं पहले ऐसा नहीं कि कोई किसी कॉपी पेस्ट करके डाल दिया बस, और वो उसके सामने मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, वो मोस्टली जो है वो बहुत मेहनत के बाद मुझे 1 दिन 2 दिन इन स्पाइट ऑफ माई सच अ प्रोफेशनली, जो मेरा इन स्पाइट ऑफ माई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, फिर भी मैं अपने लेक्चर को हमेशा जो है प्रिपेयर करके ही आता हूँ। मुझे इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। और और बिल्कुल बहुत मेहनत, हर कोई पर्सन अगर अच्छा कंटेंट अगर तैयार करता है तो उसके पीछे उसकी मेहनत तो ज़रूर होती है। सो अब मेरी कोशिश ये रहती है कि जो मैं अपने कंटेंट के साथ और अपने सब्जेक्ट के साथ जो हमें जस्टिस कर सकूं, और आप लोगों को मैं सेटिस्फाई कर सकूं कि सर ने बड़ा अच्छा कंटेंट दिया। देखिए, जब भी जो है आप हमारे वीडियोस को देखेंगे, आपका जो भी करियर जो रहेगा, एकम्प्लिश्ड करियर आपका होगा, एकम्प्लिशमेंट्स जो भी आपके रहेंगे, तो एटलीस्ट ये तो आप याद करेंगे कि समी सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, हमें जो भी कंटेंट दिया था, तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है हर एक टीचर की, मेरी ही नहीं, हर एक टीचर जो चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, चाहे वो ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है, हर एक टीचर की उसके पीछे बहुत मेहनत होती है। सो यहाँ पे मैं जो भी वो कंटेंट आपको अभी तक दिया दिया मैंने उसमें, सो वो मैं यही कह रहा हूँ कि वो यूपीएससी लेवल का कंटेंट है उसमें, क्योंकि देखिए, आप मेरे पे ही आप सारा डिपेंड नहीं रहेंगे। मैंने कहा कि 30% आपको टीचर की गाइडेंस लेना है किसी कंसेप्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, बाकी 70% आपका ही जो है खुद का, जो टॉल सम सारा का सारा आपका ही रहता है। सो यहाँ पे अब मैं स्लोली स्लोली जो है, जिस तरह से ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं उसी तरह से स्लोली स्लोली जो है मैं आप लोगों को डाउट्स क्लियरेंस के लिए जो भी टॉपिक्स होंगे उनको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। सो जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड पे लिखूँ समझाते हुए, वो भी नोट करना है आपने, और उससे पहले जो लिखा होगा वो भी नोट करना है। ईच एंड एवरी वर्ड हर एक टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और फिर भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस आपको मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। सो लेट्स मूव ऑन। यहाँ पे आपने एक चीज़ को ध्यान में रखना है कि अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, अभी तक जो भी हमने उसके बारे में पढ़ा, फीचर्स को ही हम पढ़ रहे हैं। देखिए, मैंने वही कहा, हम स्लोली चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई दौड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए, फंडामेंटल राइट्स के अभी तक हम जो फीचर्स पढ़ रहे हैं, आज हम 2 फीचर्स को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। देखिए, सबसे पहले है फंडामेंटल राइट्स को, इफ़ वी मेक सम सॉर्ट ऑफ अ कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमें सबसे बड़ा कंपैरिजन ये लगता है, दिखाई देता है और नज़र भी आता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, दे आर एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, अनलाइकली दैट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब ऐसा क्यों है? ये सोचने वाली बात है। मैंने वही कहा कि आप लोग क्या कर लेते हैं, आप लोग उसको पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स को भी पढ़ लेते हैं। जो मैंने वही कहा, पर्टिकुलर कोई ऑथर की बुक पकड़ ली तो उसको रूट मेमोराइज कर दिया, फंडामेंटल राइट्स को भी रूट मेमोराइज कर दिया। देखिए, यहाँ पे आपने सबसे पहले ये चीज़ रखनी है कि मैं पहले ये बताऊंगा कि एक्चुअली, क्योंकि मैंने मिटा देना है इसके बाद ये, जो फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं वो एनफोर्सेबल है। एनफोर्सेबल के लिए मैंने आर्टिकल्स भी पहले वीडियो में मेंशन किए थे आपको। तो उन आर्टिकल्स के थ्रू जो है हमें क्या मिलता है, हमें एक राइट मिलता है कि हम अपने राइट्स को क्या करते हैं। अगर देखिए, मेरी अगर वीडियो को अच्छे से देखेंगे ना, उसमें मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, अगर अभी तो हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का नहीं पढ़ना है यहाँ पे, मगर मैं आज ये, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक फीचर है,
जब भी आप जो भी वीडियोस मेरी हुई है और उसमें आप अच्छे से अगर आपने ध्यान दिया होगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के बारे में थोड़ा बहुत मैंने बताया था। अभी तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स को एक एक करके पढ़ना है, अभी तो फीचर्स पे ही हमें। तो उसके बाद इसके अलावा भी मैंने कुछ जो है वो, क्योंकि मेरे लेक्चर में अगर आप, मैंने वही कहा, अगर टीचर के वर्ड के ऊपर ध्यान देंगे आपको पता चलेगा टीचर ने वो सारे जो है वो कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट मीन जो डाउट्स रहे हैं, आपको लगा कि वो टीचर ने वो अपने लेक्चर में 40 मिनट्स 30 मिनट्स में वो कंप्लीट कर देता है टीचर उसको। अगर वो तभी बच्चे को पता चलता है जब उसको वर्ड्स के ऊपर, वो टीचर के वर्ड्स के ऊपर ध्यान देगा। सो ये तो हमें पता है कि हम किसी भी कोर्ट में अगर इफ़ देयर इज़ वायलेशन ऑन वायलेशन ऑफ और पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट्स, तो हम क्या कर सकते हैं, उनको एनफोर्सेबल करने करने के लिए जो हम क्या कर सकते हैं, हम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, ठीक है, ये तो बात समझ आती है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट्स तो देता है, पर राइट के साथ साथ हमें क्या करता है, हमें राइट के साथ साथ हमें जो है वो एक किस्म का गारंटी भी करता है। और इसी गारंटी के ऊपर जो है मैंने बहुत ज़्यादा डिस्कशंस मैं कर चुका हूँ इसके ऊपर, कि यही गारंटी जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, यही एक डिफरेंस बनाता है कि वाई फंडामेंटल राइट्स आर दैट मच इंडिस्पेंसिबल इन कंपैरिजन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो यही एक चीज़ है कि उसके ऊपर हमें सेफगार्ड भी प्रोवाइड करता है वो। अब ये तो बात हमें समझ आती है। दूसरा यहाँ पे ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे क्या करते हैं कि इन चीज़ों को एस्टैब्लिश करता है, बिल्कुल करता है। अब सबसे पहले हम इस पे तो हम बाद में आएँगे, सबसे पहले हम ये वाला जो है स्टार्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, एक थोड़ी कुछ सेकंड का पॉज़ लूँगा। आई होप कि आप इसको सेव कर देंगे तब तक। ओके, सो यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ। ये आप लोगों ने उतार दिया होगा। देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ऑलमोस्ट यही आता है कि फंडामेंटल राइट्स ठीक है, हम मानते हैं। अभी तक उनके फीचर्स के बारे में, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस के बारे में इतना पढ़ लिया हमने, और भी आगे पढ़ रहे हैं। जैसे आर्टिकल्स को आप पढ़ेंगे कि करके आपको और अच्छे से समझ आएगा कि वो इतने इंपॉर्टेंट क्यों है। पर क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि वो एनफोर्सेबल क्यों है, और जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, ठीक है, वो एनफोर्सेबल क्यों नहीं है। यहाँ पे कोई, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हमने नहीं देखना है कि वर्सेस, तो मैं लगा रहा हूँ कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है और उसके बाद जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ऐसा क्यों है। ये क्वेश्चन यहाँ पे इनके बारे में हम डिफरेंस को बाद में पढ़ेंगे, अभी एनफोर्सेबल का फीचर आया इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ा। देखिए, आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि ये एनफोर्सेबल कर दिए, ठीक है, अगर ये एनफोर्सेबल कर दिए, ठीक है, ये बात हमें समझ आती है। और ये जो है ये एनफोर्सेबल नहीं किए, ये नॉन बना दिए, ठीक है, आप इनको एनफोर्सेबल नहीं कर सकते, नॉन एनफोर्सेबल, और वी कैन से नॉट एनफोर्सेबल, ठीक है। ऐसा क्यों किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा क्यों किया। अब कुछ महारथी इसके ऊपर ये आंसर देंगे कि सर क्योंकि ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। अरे भाई, मैं थोड़ी ये बता रहा हूं कि इसमें सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट ये है कि ये है, मेरा क्वेश्चन तो वो है ही नहीं। मेरा क्वेश्चन ये है कि एनफोर्सेबल अगर इनको भी कर लेते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स तो क्या हो जाता, इनकी इंपॉर्टेंस तो कम नहीं होती ना। अब बोलते कि सर थोड़ा इफेक्ट तो पड़ सकता है, हाँ थोड़ा इफेक्ट पड़ता, ठीक है, बट इनकी इंपॉर्टेंस फिर भी, क्योंकि हमें पता है ये पार्ट थर्ड में रहेंगे, और पार्ट थर्ड में जो इनकी इंपॉर्टेंस है ना, वो ये नहीं ले सकते, वो तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो होगा वो भी नहीं ले पाएगा। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं अच्छे से, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा प्लीज वो मेरी पहली वाली वीडियोस को अच्छे से सुन लें। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चन है, मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि भाई एनफोर्सेबल ये है, ये क्यों नहीं है, कर देते तो क्या हो जाता। देखिए, आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों के ऊपर, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जिन चीजों के ऊपर साइलेंट है, इसका मतलब थोड़ी है कि वहां उसने कुछ नहीं कहा, नहीं। इसका मतलब है वहां पे एक इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन होता है। अब मेरी बात समझे कि नहीं, जिन चीजों के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ नहीं कहा वहां पे एक इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन होता है। आप बोलेंगे सर ये इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन क्या है। अब सपोज कीजिए आपने ट्रैवल किया किसी बस में, कहीं पे भी, तो जब आप ट्रैवल करेंगे, अब आपको तो वहाँ वो फेयर, पर्टिकुलर फेयर जो वो आपसे लेगा,
जिसकी आप बस में या मेट्रो में या गाड़ी में आप चलते हैं, चढ़े हैं, सॉरी, पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन होगा, आपको वो ड्रॉप करेगा वहां पे। तो देन इट इज डीम्ड, ये समझ लिया जाता है, जब आप चढ़े तो ये समझ लिया जाता है कि आपने, क्योंकि जब हम लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं, सॉरी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ये चीजें आती है कि सपोज कीजिए एक शॉपकीपर के पास आप गए हैं, उसके पास जो है पर्टिकुलर बुक्स लगी हुई हैं और उनके ऊपर रेट भी मेंशन है। तो आप क्या करेंगे जब आप उसके पास जाएंगे, तो ऑब्वियस है कि अगर आपने कोई चीज ली या आप किसी गारमेंट वाली शॉप में गए आप, तो वहां पे कोई जो चीजें आर्टिकल्स लगे होंगे वहां पे, तो आप क्या करेंगे, जो आर्टिकल्स कमोडिटीज और गुड्स लगी होंगी, आप जब परचेज करेंगे तो आप क्या करेंगे, परचेज करेंगे तो इसका मतलब ये है कि ये समझ लिया जाता है कि आपको पे करना है उसके लिए, है कि नहीं। सो मैंने वही कहा, जब आप उस किसी गाड़ी में चढ़ेंगे, वहां पे आपको क्या करना है, सॉरी वहां पे आपको क्या करना है, वहां वहां पे आपको पे करना ही करना है, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अब कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे कोई चीज़ जो है एक्सप्रेस तरीके से जो है मेंशन नहीं की गई है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे इम्प्लाइड तरीके से उस चीज़ को मेंशन किया जाता है। वैसे ही हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने जिन चीज़ों के ऊपर कुछ नहीं बताया है, क्या फिर हम ये समझ लें कि कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ चुप है? नहीं, वहाँ चुप नहीं है। वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है हमें? इम्प्लाइड इंटरप्रिटेशन देता है, ठीक है? और ये एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, आप जब कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर मेरे से सुनेंगे, जब हम वीडियोस वो स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बाद, आई होप, तो वहां पे आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि जितने भी हमारे रिलीजियस बुक्स है, उन रिलीजियस बुक्स में भी यही चीज है। देखिए है कुछ नहीं, फर्क मतलब इफ यू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बेसिक रूल। अगर जब हम उस कॉन्स्टिट्यूशन को समझाते हैं, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ, बच्चों को ना रिलीजियस बुक्स की एग्जाम्पल देता हूँ मैं। सो मैं वो आने अपनी वीडियोस में, आने वाली वीडियोस में आपको अच्छे से उस टाइम समझाऊंगा। अब रिलीजियस बुक्स भी एक्चुअली कहीं ना कहीं एक ग्लिम्प्स देते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। फर्क तो बहुत ज्यादा है एक पर्टिकुलर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजियस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मींस हमारे रिलीजियस बुक्स जो होती है, वो भी तो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन है, मगर फर्क है इनमें, बहुत बड़ा फर्क है। अब आपने देखा होगा कि रिलीजियस जो बुक्स होती है हमारी, वो जब चाहे आप जो है श्लोक पढ़ रहे हैं, या आप कहीं पे भी कोई आयत पढ़ रहे हैं, या बाइबल को पढ़ रहे हैं, या ग्रंथ को, जो भी हमारी रिलीजियस बुक्स होती है, तो उसमें जो वो लिखी है, उसपे जो भी गॉड्स की उसमें सेइंग्स है, तो उसकी इंटरप्रिटेशन करना बहुत मुश्किल होता है। तो अब उसमें कुछ चीजें मेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो रिलीजियस बुक्स अगर साइलेंट है, दैट डजंट मीन कि रिलीजियस बुक्स ने उसमें, अगर फ्यूचर में कोई ह्यूमैनिटी जो है प्रोग्रेस कर रही है और रिलीजियस बुक्स पहले आ गई है किसी रिलीजन में, और वो ह्यूमैनिटी आगे प्रोग्रेस करते करते, डेवलपमेंट करते करते कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम आता है, जैसे आज के टाइम में वो प्रॉब्लम्स है जो पहले नहीं थी, सो क्या उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर रिलीजियस बुक्स में नहीं है, बट इम्प्लाइड तरीके से। वो साइलेंट नहीं है, अगर साइलेंट भी है, मगर उनका इंटरप्रिटेशन, उनका जो सॉल्यूशन किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के लिए जो होता है रिलीजियस बुक्स में, वो हमेशा इम्प्लाइड रहता है, मगर रहता है। सेम चीज कॉन्स्टिट्यूशन में भी होती है, एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न। सो इसका मतलब है ये इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे। देखिए मैंने आपको बताया था, ये तो हमें पता है, ठीक है कि एनफोर्सेबल है, ये बात समझ आती है। इसको क्यों नहीं किया? ये तो गाइडिंग लाइंस है ना स्टेट्स के लिए, ठीक है। अभी स्टेट्स के लिए गाइडिंग लाइंस है, ठीक है। स्टेट्स मींस फेडरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। स्टेट्स मींस यहाँ पे कौन सी स्टेट्स है हमारी, मैंने पहले कहा था आपको, देयर इज अ डिफरेंस, फेडरेटिंग यूनिट्स, ठीक है। यहाँ पे स्टेट कंट्री नहीं है, ठीक है, फेडरेटिंग यूनिट्स। अब देखिए ध्यान में रखिएगा इस बात को, अभी जो फेडरेटिंग यूनिट है ना, फेडरेटिंग यूनिट का मतलब यहाँ पे ये आ गया कि जैसे हमारी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जितनी भी हमारी, जिनको जिनको हम अपनी लैंग्वेज में स्टेट कहते हैं, बट वो है नहीं। अब देखिए यहाँ पे ये कहता है कि ये जो है उनके लिए क्या है, उनके लिए एक किस्म के डायरेक्शन है कि आपने भाई करना ही करना है। गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस का मतलब क्या आ गया, गवर्नेंस मींस चलाने के लिए, आप 4 साल 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, जितने ईयर्स के लिए आप पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट बनती है, रूल करती है, गवर्न करती है, उस गवर्नेंस की प्रिंसिपल्स क्या होंगे, किन प्रिंसिपल्स के बेस पे वो गवर्नमेंट जो है ना वो काम करेगी, ठीक है, प्रिंसिपल्स है। इसका मतलब है गाइडिंग लाइंस है, क्या है, उनको वो गाइड करेंगे, गाइडिंग लाइंस है ये तो।
ये तो रटी हुई लाइन है, हर हर कोई बोलता है, ठीक है, तो आपको ही पता होगा, तो गाइडिंग लाइंस है। अब ये बात हमें समझ आती है, ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ जाती है। यहाँ पे आपने एक चीज को ध्यान में रखना है कि इसका मतलब है कि वो जो उसके उसमें जो गवर्नमेंट होगी वो किन की होगी, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, वो किन की होगी, रिप्रेजेंटेटिव्स की होगी, है? रिप्रेजेंटेटिव्स आपको पता है कौन से होंगे, जिनको हम अपना नुमाइंदा कहते हैं, उम्मीदवार या जो भी होता है वट, वो क्या करते हैं, चाहे वो पीएम हो, डायरेक्टली हो, इनडायरेक्टली हो, हम जैसे भी उनको अपॉइंट करें, ठीक। तो यहाँ पे अब उन्होंने क्या करना है, उनके लिए गाइडिंग लाइन है। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, इनको जो है एनफोर्सेबल नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने यहाँ एक चीज रखी कि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्चुअली होंगे, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होंगे, ये खुद में एक एक मॉरल ऑब्लिगेशन, प्लीज इसको ध्यान से सुनिएगा अच्छे से, एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगाएगा किसके ऊपर, उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर। हम्म? उस पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर क्या, हर एक जो है स्टेट्स जितनी भी है उनकी गवर्नमेंट के ऊपर, और वो एक्चुअली किसको ओब्लिगेटरी बनाएगा, वो एक्चुअली लास्ट में रिप्रेजेंटेटिव्स को बनाएगा, ठीक है, ये एस लगाना भूल गया मैं, रिप्रेजेंटेटिव्स। आर यू गेटिंग मी, आपको ये समझ आ रहा है, मॉरल मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब क्या आ गया, मॉरल ऑब्लिगेशन का मतलब यहां पे ये आ गया कि कॉन्स्टेंट मेकर्स ने ये चीज ध्यान में रखी कि भाई कोई जरूरत नहीं है क्यों, क्योंकि ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे जो उन्होंने मेंशन किए हैं, हम आगे पढ़ेंगे कहाँ मेंशन किए हैं, कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो, ये इतने ज्यादा मॉरल स्फेयर से, और वी कैन से फ्रॉम मोरल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वी कैन से फ्रॉम आप ले लीजिए एथिकल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए कि उनको कोई चारा ही नहीं रहेगा इस मॉरल ऑब्लिगेशन को फॉलो करने के अलावा, उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टेंट मेकर्स ने एक बहुत अच्छा इंसाइट, एक बहुत अच्छा पॉजिटिव, एक अफर्मेटिव विस्टा शो किया अपना, क्योंकि उनको पता था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ी बहुत ज्यादा एक, अब डिवाइन आप ले लीजिए इसको, एक डॉक्यूमेंट वो तैयार कर रहे हैं और होता है हर एक किसी कंट्री का, और हम भी उस डिवाइन डॉक्यूमेंट से जुड़े हैं, उसको फॉलो करते हैं। अब जब हम उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ये तो हम सब्जेक्ट्स की बात है, सिटीजन्स की बात है, तो जो नुमाइंदे पार्लियामेंटेरियंस वहां बैठे हैं, या जो स्टेट्स को चलाने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मैं रिपीट करता हूँ फिर से, जो हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो गवर्न करते हैं स्टेट को अलग अलग लेवल पे, या कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, उन उनके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमें ये चीज समझ आती है कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक चीज को ध्यान में रखना है आपने, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो उनके लिए ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनको लगेगा कि अगर हमें ये लगता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट, उसके अंदर जो प्रोविजंस लिखे बहुत हमें फॉलो करना है, एथिकली फॉलो करना है, तो कॉन्स्टेंट मेकर्स ने वहां यही एक अच्छा एफर्मेटिव, अपना एक पॉजिटिव विस्टा शो किया, इनसाइट अपना पॉजिटिव शो किया कि ये तो ऑब्वियस सी बात है कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, या जो गवर्निंग गवर्नमेंट होगी किसी स्टेट की, जो जो गवर्निंग गवर्नमेंट मींस जो पावर में होगी, जो चला रही होगी, तो ऑब्वियस है वहां तो बनता ही है कि वो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे ही करेंगे, बिकॉज उनका नेचर क्या है, उनका नेचर क्या है, मोरल है। तो जब उनका नेचर अगर मोरल है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का एथिकल है, तो इसका मतलब है वो मॉरल और एथिकल ऑब्लिगेशन लगाएंगे किसके ऊपर, बनाएंगे किसके ऊपर, वो बनाएंगे रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर, कि कोई चारा ही नहीं होगा, उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। सो ये चीज सोच के हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट मेकर्स ने, उन महान लोगों ने क्या किया, इनको क्या कर दिया,
नॉट एनफोर्सेबल करती है। आर यू गेटिंग मी? उनको तो पता था, ठीक है फंडामेंटल राइट्स तो भाई ये तो इनकी तो बात ही क्या है। इनको वो कहते हैं ना कि इनकी बात, फंडामेंटल राइट्स की बात करना मींस सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। ठीक है, जब भी हम किसी राइट की बात करते हैं, और खासकर हियर वी आर टॉकिंग अबाउट राइट्स फ्रॉम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो यहाँ पे तो फंडामेंटल राइट्स की तो सिग्निफिकेंस की क्या बात करें, अभी तक तो हम इनकी तारीफों में जो है अपने फूल, क्या बोलते हैं उसको, तारीफों के फूल जो है, वो हमने एक किस्म के वो फूल ही फूल फैलाए इनकी तारीफ में है, और वह बिल्कुल बनता भी है। अब देखिए, यहाँ पे आपने देखना है कि फंडामेंटल राइट्स अगर इतने इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको, इसका मतलब ये नहीं है कि इनके साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के साथ कोई सोतेला सुलूक कर दिया, नहीं। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का विजन ही कुछ और था, वहां पे तो हम पहुंच ही नहीं सकते। तो ये चीज स्टेट गवर्नमेंट्स को, रिप्रेजेंटेटिव्स को समझनी चाहिए कि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर है। वही चीज उन्होंने सोच के, उनको लगा कि बिल्कुल ये क्यों नहीं फॉलो करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, इनको तो करना पड़ेगा, क्योंकि वो चीज, देखिए ना, सिंपल सी बात है, मैंने वही कहा ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कोई आपको कोई पावर देता है और आप किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, या जुडिशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, आप तो बड़े उसको, वहां तो बात बनती नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है वहां अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीजें हैं जो हर जगह चलती है, और ये तो कोर है, एसेंस है डेमोक्रेसी की। सो वहां पे तो पॉसिबल ही नहीं है था। हमारे काउंसिल मेकर्स ने जब ये चीज लगाई, तो उनको तो ये चीज कभी आई नहीं माइंड में कि भाई हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, स्टेट गवर्नमेंट जो रहेगी, वो तो इनको क्यों नहीं वो इम्प्लीमेंट करेगी, इनको इम्प्लीमेंट करेगी करेगी, क्यों? क्योंकि एक मॉरल ऑब्लिगेशन है उनके ऊपर, तो एथिकली वो तो चलेंगे चलेंगे। बट यहीं पे हमेशा क्या हो जाता है, यहीं पे वही मॉरल ऑब्लिगेशन को जो है इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। दैट इज एक्चुअली अ वोफुल थिंग एंड वी शुडंट डू दिस। तो हमारी जो भी जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनको ये चीज समझनी चाहिए, उनको हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स जो उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने जो इतना सब कुछ जो है, इतना, मैंने वही कहा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड अपॉन अ लॉन्ग प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन के ऊपर, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर डिस्कशन करके उन्होंने जो है ये इतना बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड हमें दिया, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए जो है वो रखा। तो इसीलिए हमें उनके उस एफर्ट की, उस एंडेवर की जो है, हमें क्या करनी चाहिए, हमें रिगार्ड करना चाहिए। और हमारे जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनको ये चीज समझनी चाहिए कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एनफोर्सेबल नहीं है, बट फिर भी ये एक ऑब्लिगेशन, मॉरल ऑब्लिगेशन बनाते लगाते हैं उनके ऊपर, ऑन देयर पार्ट, कि आपने इंप्लीमेंट करने ही करने हैं। तो वरना ऐसा नहीं था कि इन्होंने डायरेक्टिव, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर्स ने, कि उन्होंने इनको जो है नेग्लेक्ट किया, ऐसा कुछ नहीं था। उनको लगा कि उनका विजन ही इतना पॉजिटिव था, कि वो इतना पॉजिटिव हमारे अभी के रिप्रेजेंटेटिव्स, अभी के गवर्नमेंट के बारे में सोचते थे कि भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कि इनको तो इंप्लीमेंट करना ही पड़ेगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को, क्योंकि ये एक मॉरल ऑब्लिगेशन उनके ऊपर लगाएंगे। और उनको तो देखिए ना, मैंने वही कहा ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रख के इनको क्या कर दिया, नॉन एनफोर्सेबल कर दिया। आई होप कि आपको आप क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसको प्लीज, इसको थोड़ा नोट कर लीजिए। सो आई होप कि आपने ये नोट कर दिया होगा। आपने नोट कर दिया, आई होप कि नोट कर दिया होगा आपने। देखिए, ठीक है, सो ये समझ आइए आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूंट मेकर ने ये चीज़ ध्यान में रखी थी उस टाइम पे, कि इनको लगा था कि भाई, उनको लगा ये पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं इंप्लीमेंट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। भाई ये तो एक मॉरल ऑब्लिगेशन लगाता है, ये तो मॉरल ऑब्लिगेशन की बात करता है, एथिकल ऑब्लिगेशन की बात करता है, वो तो इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। ये चीज सोचकर उन्होंने इनको जो है एनफोर्सेबल नहीं किया।
और बहुत सारी चीज़ें भी सोची उसमें, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता फिर जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को डिटेल में पढ़ेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बर्डन बन जाता हमारी जुडिशरी के ऊपर भी, बाकी चीज़ों के ऊपर भी, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता, इसीलिए इनको जो है एनफोर्सेबल नहीं रखा। बट मेन चीज़ यही है, मेन चीज़ यही है। बट वोफुली जो है वो मोरल ऑब्लिगेशन कोई जो है अच्छे से समझता नहीं है ना उसको फॉलो करता है, इसीलिए बहुत सारी स्टेट्स में ऐसा होता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को जो है फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। सो अब यहाँ पे हम आते हैं, ये आपको समझ आ गया, सो इसको हम मिटा देते हैं अब। देखिए मैं पहले कह चुका हूँ कि पॉलिटी पढ़ाना और समझना ये कोई खाला जी का घर नहीं है। यहाँ पे आपका उसमें बैकग्राउंड बड़ा ज़रूरी है। सो लेट्स मूव ऑन, स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान में आपने रखना है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं ना, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, किस चीज़ को एस्टेब्लिश करते हैं। रूल ऑफ लॉ की बात करता है ये। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये है कि अब हमें पता होना चाहिए कि लॉ क्या है। देखिए लॉ की हम बात करें, लॉ क्या है मैं लिख लेता हूँ पहले यहाँ पे। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस विच कंट्रोल, क्या कंट्रोल करता है वो, एक्सटर्नल एक्शंस ऑफ मैन। एक सिंपल लॉ की बहुत सारी डेफिनेशंस है, मैं एक सिंपल आपके सामने ला रहा हूँ, लाई हुई है मैंने। ठीक है, लॉ है एक्चुअली, यहाँ हम देखें बहुत डिफरेंस होता है। मतलब वेन एवर वी टॉक अबाउट लेजिस्लेशन, कोड्स, बिल, लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, ये एक तो एक दूसरे से अलग है। बट फॉर अ लेमैन, ये इनको वो क्या करता है, एक आम इंसान इनको एक ही चीज़ समझता है, और हम अपनी डेली लाइफ में इनको एक ही चीज़ समझते हैं। हम सोचते हैं लॉ भी एक है, रूल्स भी एक है, रेगुलेशन भी एक है, जो है बिल भी एक है, रेगुलेशंस भी एक है, कोड भी एक है, लेजिस्लेशन भी एक है, स्टैट्यूज भी एक है, बट इनमें बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। तो वो हमारा टॉपिक अभी नहीं है। तो यहाँ पे आपने समझना है कि ये वही बात कर रहा है, एक रूल्स रेगुलेशन है जो हमारे एक्सटर्नल एक्शन को कंट्रोल करते हैं। सपोज कीजिए मेरा एक इंटरनल एक्शन है, मैं सिर्फ सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँगा, मैं घर से किसी पर्टिकुलर बंदे के पास जाऊँगा, उसको मारूंगा, मारने के बाद उससे जो है चीज़ें छीन के ले जाऊँगा मैं। तो ये मेरा इंटरनल एक्शन है। अब मैं एक्चुअल में जब इस चीज़ को कमिट करूँगा ना, तो मेरा वो एक्सटर्नल एक्शन बन जाता है। और जो चीज़ मुझे वो एक्सटर्नल एक्शन करने से रोकेगी, कि वो जो चीज़ होगी, वो जो रूल्स और रेगुलेशन होंगे, वो कहेंगे कि भाई आप जो ये कर रहे हो, आपने ये नहीं करना है, असॉल्ट प्रोहिबिटेड है, स्टीलिंग प्रोहिबिटेड है, तो वो एक लॉ है। सिंपल सी बात है। ओके, अब इसका मतलब है कि यहाँ पे किस लॉ की बात की जा रही है, क्योंकि हमारे इंडिया में क्या है, हमारे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा, मैंने आपको बताया था इससे पहले कि हम देखते हैं जैसे इसकी हम बात करते हैं, पॉजिटिव लॉ की बात करते हैं, ये मैंने समझाया था आप लोगों को पॉजिटिव लॉ क्या होता है। ठीक है, सो हमारे इंडिया में
कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक एक वो तो है बिल्कुल एक बहुत बड़ा सोर्स है, जिसके अंदर जो है, मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में अभी बोलूं, एक बेसिक रूल है, और उसके अंदर ये सब कुछ मौजूद है। आप रूल्स रेगुलेशन सब कुछ, वैसे ये चीजें, मतलब जैसे ये चीजें अगर हम ले लेंगे, ये चीजें तो डायरेक्टली नहीं लिखी, बट इनडायरेक्टली एक मैकेनिज्म को जब हम फॉलो करेंगे ये चीजें आएंगी आएंगी तब, ठीक है। सो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन एक सोर्स है जो क्या कर रहा है, हमें क्या देता है, हमें जो है एक लॉ देता है, एक कोड प्रोवाइड करता है कि भाई आप और आपकी आने वाली जनरेशन वो कैसे चलेंगे, कैसे काम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि रूल किसका होगा, रूल लॉ का होगा, लॉ का होगा, पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होगा। या पर्टिकुलर ग्रुप का नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में, या हम नाजिज्म की बात करते हैं, तो वहां पे हिटलर खुद को कंसीडर करता था मैं स्टेट हूं। या लुई 16 के बाद की बात के टाइम की बात करें, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करें, तो उस टाइम में जो एंशियंट रेजिम थी, वो जो किंग उसमें जो थी, जो भी वो किंग पर्टिकुलर जो बॉर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो वो ये कंसीडर करते थे कि वो खुद लॉ है, खुद स्टेट है। तो वही रूल उस टाइम में पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता था, पर्टिकुलर ग्रुप का होता था। तो लॉ उनके लिए जस्ट दैट वाज जस्ट अ टूल। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वो दोज सोसाइटीज एंड दोज कंट्रीज उस टाइम में, वो आप डेमोक्रेटिक कंट्रीज में उनको इन्यूमरेट नहीं करोगे। तो एज फार एज डेमोक्रेटिक, एनी डेमोक्रेटिक नेशन इज कंसर्न, तो वहां पे हुकूमत जो है हमेशा चलती किसकी है, वहां पे लॉ की चलती है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें जो लॉ दिया हुआ है ना, उसी को हमने फॉलो करना है। एक इंडिविजुअल की नहीं चलेगी यहाँ पे, यहाँ पे ग्रुप की नहीं चलेगी, यहाँ पे पर्टिकुलर पार्टी की नहीं चलेगी, यहाँ पे प्रेसिडेंट पीएम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसी की नहीं चलेगी, चलेगी किसकी, लॉ की चलेगी, लॉ से बड़ा कोई नहीं। सो आई होप कि ये चीज आपको समझ आ गई है। आर्टिकल 14 में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आर्टिकल 14 में। ओके फाइन। उसके बाद आता है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये चीज आपको समझनी है। ये इसको उतार दीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए, वरना ये भूल जाएगा आपको। देखिए आप, ये तो सी चीज हमें समझ आ गई। अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन राइज होता है, जैसे लॉ का मैंने डिफाइन कर दिया, आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन राइज होता है कि डेमोक्रेसी क्या है, रिपब्लिक क्या है। रिपब्लिक का बारे में पहले कहूंगा मैं आपको। हम कहते हैं हम एक रिपब्लिक है, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक का मीनिंग शॉर्ट में ले लीजिए, जहां पे हेड हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट, इन दोनों को, इन दोनों को कौन बिठाता है इस जगह पे, सोर्स कहां पे है इनकी अथॉरिटी का, चाहे वो डायरेक्ट डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, ठीक है। वो वो कौन है, वो लोग हैं। लोगों के पास सोवरेनिटी है एक्चुअल में, जिसको हम पॉपुलर सोवरेनिटी भी कहते हैं, ठीक है। अब फिर इसमें नहीं जाएंगे हम कि प्रेसिडेंट है वो, उसके उसको बिठाने का हमारा तरीका, कुर्सी पे जो उसको प्रेसिडेंट की पोस्ट पे बिठाते हैं वो एक अलग है, उसमें हमारी पार्टिसिपेशन नहीं है। भाई है, हमारी पार्टिसिपेशन क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें जिसको भी, जो भी लोग प्रेसिडेंट को जैसे इलेक्टोरल कॉलेज जो है प्रेसिडेंट की पावर्स पावर्स में उसको डिफाइन करेंगे पक्का, जब प्रेसिडेंट की पावर्स पे हम आएंगे। जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स, उसको इलेक्टोरल कॉलेज जो मेथड है प्रेसिडेंट के लिए, उसके इलेक्शन के लिए, तो वो जो रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, वो उनको किसने बिठाया है, ऊपर से तो आए नहीं ना, पैराशूट से आके नहीं बैठे ना, उनको किसने बिठाया है, उनको बिठाया लोगों ने। मेरी बात समझे कि नहीं। फिर जो ये स्टेट है, स्टेट मीन्स यहाँ कंट्री है, तो स्टेट का हेड कौन है, एज फार एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, प्रेसिडेंट है। और गवर्नमेंट का पीएम है।
सो इन दोनों को बिठाने में योगदान जहां लोगों के पास होता है, हैं? उसी को हम रिपब्लिक कहते हैं, एक्चुअल जो मीनिंग है इसका। अब ये चीज आपको समझ आ गई। अब ये चीज आपको समझ आ गई ना, अब आएगा मजा। अब आपको डेमोक्रेसी का मीनिंग समझ आएगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाला तब तक आप नोट कर दीजिए। देखिए, देखिए एरिया, इसका जो एरिया है ना वो बहुत बड़ा है। एक सिंपल डेफिनेशन दिया है मैंने यहाँ पे, इतना ही लिख के नहीं आ जाना अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक नहीं है अभी, इसमें उतना नहीं जाएंगे, जस्ट समझाने के लिए आपको बोला। डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी इज अ पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट in which governing power is derived from the people, from the people। आई समझ में बात आपको, कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। प्लीज पहले इसको उतार दीजिए। उतार दिया आप लोगों ने? ओके, अब देखिए मैंने क्या लिखा। मैंने ये लिखा कि वो एक पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब है, वो एक अलग से टॉपिक है, उसको उसको उसमें नहीं जाएंगे हम। गवर्नमेंट सिंपल सा है, जो गवर्न करते हैं। ठीक है, जो गवर्न कर रहा है। और गवर्न कौन कर रहा है? गवर्न कौन करता है? गवर्न क्वीन भी हो सकती है, किंग भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स भी हो सकते हैं, अरिस्टोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, वो जो है वो पार्लियामेंट भी हो सकती है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम कहते हैं कि पार्लियामेंट गवर्न करती है, गवर्नमेंट गवर्न करती है। कौन सी गवर्नमेंट गवर्न करती है? जिस जो पार्लियामेंट से डिराइव की जाती है, निकाली जाती है। ठीक है, उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट है। अब उसमें एक पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच गवर्निंग पावर। अब गवर्निंग पावर मीन जो उनको गवर्निंग पावर जो मिली है ना, वो गवर्निंग पावर कहां से मिली है? लोगों से मिली है। मैंने वही कहा ना, इनको गवर्न करने का जो राइट है ना, वो कहां से मिला है? वो लोगों से मिला है। उसी को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में आपने देखना है, एक और चीज ले ले, समझा देता हूं। देखिए ऐसा टॉपिक है ना, बड़ा लंबा टॉपिक है ये। डेमोक्रेसी को आप 2 लाइनों में डिफाइन नहीं कर सकते, मगर आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो ये काफी, आई होप कि ये चीज आपको समझ आएगी। सब कुछ करता धरता लोग हैं यहाँ पे। कि डेमोक्रेसी एक मोड है, इज ए मोड ऑफ अपॉइंटिंग, कंट्रोलिंग एंड dismissing द गवर्नमेंट। ठीक है, सो वो क्या है? वो एक मोड है। ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं? देखिए ऐसे तो बहुत सारी डेफिनेशंस है, ये सिंपल सा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। वो डेफिनेशन जितनी भी डेमोक्रेसी की है ना, इतनी आसान नहीं हुई समझने के लिए। और वो तो उन्होंने अपने अपने ओपिनियंस बताए हुए हैं। ठीक है, अब एक मोड है। ठीक है, मोड मीन्स एक प्रोसीजर है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं? हम अपॉइंटिंग करते हैं,
कंट्रोलिंग करते हैं और उसके बाद गवर्नमेंट को हम डिसमिस करते हैं। तो ठीक है, अपॉइंटिंग कैसे करेंगे हम? वोट करके। कंट्रोल कैसे करेंगे हम उनको? अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू हम उनको क्या करते हैं? उनको कंट्रोल करते हैं। और डिसमिस बिल्कुल टाइम से पहले हम उनको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ आ गई? अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। उनको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में काम करना है, चाहे कोई भी पोस्ट उनको दी जाती है, एमएलए से लेकर प्रेसिडेंट तक। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब वो अपने हर एक एक्ट के लिए लोगों के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है या पार्लियामेंट के टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल है, चाहे वो गवर्नमेंट है क्यों ना हो, स्टेट की हो या यूनियन गवर्नमेंट क्यों ना हो। ठीक है, सो यहाँ पे सब कुछ जो है लोग ही है। तो ये चीज समझ आ गई? तो उसके बाद यहाँ पे हमारा टॉपिक फ्रीडम और इक्वालिटी का है, रहता है। ठीक है, फ्रीडम और इक्वालिटी का रहता है ये टॉपिक हमारा, और जस्टिस का रहता है। ये काफ़ी लंबा है, इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आई होप कि अब आपको समझ आ चुका है कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ये मैंने समझा दिया आपको, ये भी समझा दिया। अब फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस रहता है, इनको भी थोड़ा डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो है टॉपिक पे चलेंगे हम अपने। तो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसमें मैं इनको डिस्कस करूंगा, और उसके बाद हम जो है श्योरली, अब मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोई फीचर रही होगी, क्योंकि मैंने बड़ा डीप में पढ़ाया आप लोगों को, उसमें मैक्सिमम जो है उसमें कवर कर दिया। फिर भी मैं कल क्या करूंगा, जब इनको डिफाइन करूंगा ना मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको फीचर्स का एक रिव्यू दे दूंगा फिर से मैं, और जो भी अगर कोई फीचर मिस हो गई होगी तो मैं वो भी करवाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम सीधा आर्टिकल्स को स्टार्ट करेंगे एक एक करके। ठीक है, अब आपको मजा आएगा फंडामेंटल राइट्स को समझने में भी, पढ़ने में भी और अंडरस्टैंड करने में भी। ऐसा होता है कि किसी टॉपिक का पहले बेस समझो, बेस के बाद फिर आप उसको जो है जो आगे स्लोली स्लोली उसको पढ़ने की कोशिश करो। ये चीज होती है, दिस इज द वे। ठीक है, ओके, सो यहाँ पे फिनिश करते हैं। सो ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय। आई होप कि मैं जो भी कंटेंट आप लोगों को दे रहा हूँ, मैं इसमें कामयाब हो रहा हूँ, जो भी अभी मैं कर रहा हूँ आप लोगों को ठीक लग रहा है। स्लोली स्लोली मेरी वीडियोस और भी आएंगी जो है, क्योंकि अभी जस्ट एक बिगनिंग है, तो आपकी सपोर्ट चाहिए। सो इसी के साथ ब्लेस यू ऑल एंड बाय बाय।